रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता एवं वैधता। ठीक, तो आज यूनिट 4 के ऊपर बात करेंगे, अप्लाइड साइकोमेट्री, प्रयुक्त मनोनीति के। ठीक है, तो आज के जो यूनिट है उसमें डिस्कस होंगी बातें। रिलायबिलिटी मीनिंग क्या है इसका, ठीक है, और मेथड्स क्या होते हैं, टेस्ट है, रीटेस्ट है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ, और फैक्टर्स क्या है जो रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, और वैलिडिटी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक, और ये टाइटल ये है जो आपका डिस्कस होना है सिलेबस। तो बात करते हैं रिलायबिलिटी मीनिंग और रिलायबिलिटी की। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि रिलायबिलिटी होता क्या है। ठीक, टेस्ट जब कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया होती है, पहले तो हम सिंगल जो आइटम्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट आइटम्स के ऊपर वर्क करते हैं, सिंगल आइटम के ऊपर काम करते हैं। इसको टेस्ट कंस्ट्रक्शन इसीलिए कहा जाता है, बहुत एक मेहनत वाली प्रक्रिया है। जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन होता है, आप देखते हो भाई एक एक ईंट जोड़ के मकान बनता है, ऐसे एक एक आइटम को हम पॉलिश करते हैं, एडिट करते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब जाके एक टेस्ट तैयार होता है। उसके बाद फाइनल में एक सिंगल आइटम का तो हम चेक कर लेते हैं, सिंगल आइटम की वैलिडिटी हो सकती है, लेकिन जो बंच ऑफ आइटम बन जाता है, जब एक होल टेस्ट प्रिपेयर हो जाता है, उस कंडीशन में हमने देखना होता है कि भाई जब ये सारे आइटम्स मिलके क्या प्रभाव छोड़ते हैं, क्या इनके अंदर वैलिडिटी है, क्या इनके अंदर रिलायबिलिटी है, क्या ये प्रैक्टिकल हैं, क्या इनके यूज हैं, क्या ये हर प्रकार की कम्युनिटी में एप्लीकेबल हैं, क्या ये किस एज ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल है, सारी बातें उसको अध्ययन करनी होती है, नज़र में रखनी होती है। इसलिए हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स की गणना करते हैं टेस्ट आइटम राइटिंग और एनालिसिस प्रोसीजर के बाद में। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्या है? द टर्म रिलायबिलिटी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च स्टडी और मेजरिंग टेस्ट। ठीक है, तो मैंने बात की थी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आइटम्स में, रिसर्च टेस्ट में जो कंसिस्टेंसी है उसी का मतलब रिलायबिलिटी है। सीधे सीधे अर्थ में कहें कि जो परिणाम है विश्वसनीय है, इसका मतलब हम ऐसे ही लगा सकते हैं जो टेस्ट है आपके परिणामों में कैसी उसकी संगतता है, क्या वो परिणाम उसके स्थिर रहते हैं, क्या वो परिणाम वैसे बार बार देने में सक्षम है वो टेस्ट, इस बात का पता करने के लिए रिलायबिलिटी की गणना की जाती है। अब जो मेजर टाइप्स हैं रिलायबिलिटी के, वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी होता है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल एक व्यू के आधार पर है, एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू पॉइंट के आधार पर है, लेकिन रिलायबिलिटी के जो टाइप्स हैं आगे वो 4 प्रकार के, अभी बात करेंगे आगे। फिलहाल आप इस रूप में इसको समझ लो, इंटरनल और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या होता है, इससे क्या कि आप इसको बात तक आपको याद रहेगी बात। तो इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होता है? आंतरिक संगतता होता है। ठीक, एक तो परिणाम इस तरीके से होते हैं या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है टेस्ट का कि आप उस टेस्ट को बार बार कर सकते हो या बाहरी किसी क्राइटेरियन के आधार पर उसकी तुलना करते हो, तो उसको एक्सटर्नल रिलायबिलिटी कहते हैं। और एक इंटरनल होता है, आपके पास कोई बाहरी क्राइटेरियन नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बाहरी क्राइटेरियन के साथ आप उसको अध्ययन कर सकते हो, तो उस कंडीशन में इंटरनल रिलायबिलिटी निकालिए। तो इंटरनल रिलायबिलिटी जो है उसका एक तरीका स्प्लिट हाफ मेथड होता है। ठीक, स्प्लिट हाफ मतलब स्प्लिट कर दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है टेस्ट को। और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी की जो बात है उसमें टेस्ट और रीटेस्ट मेथड फेमस है। टेस्ट करना, फिर उसको कुछ दिन बाद रीटेस्ट करना। ठीक है, तो इस दो बातों को हमेशा याद रखना, इंटरनल में स्प्लिट हाफ और एक्सटर्नल में टेस्ट और रीटेस्ट मेथड। ये ज़्यादा प्रयोग में होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा तरीके से एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, तो आगे जो है इसमें 4 प्रकार हैं इसके। देयर आर 4 जनरल क्लासेस ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स, ईच ऑफ विच एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, तो सबसे पहली जो होती है इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। ये क्या होती है? जो ऑब्जर्वर होता है, जो गणना करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ टेस्ट को, उसके स्कोर्स की जो मैं गणना कर रहा हूँ, उनके स्कोर्स की तुलना करके निकाली जाती है। क्या आपके जो स्कोर्स हैं या जो आपने जज किया उनमें कोई समानता है? 2 जज करने वालों की अगर
स्कोर्स में समानता है, उनकी ऑब्जर्वेशन में समानता है, तो उस आधार पर उस रिलायबिलिटी को निकाला जाता है। तो उसको कहते हैं इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। और दूसरा होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। 8 टेस्ट किया, 45 या उसको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको रीटेस्ट किया, उसको कहते हैं टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी। उसके बाद आ जाता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ठीक, पैरेलल फॉर्म्स का मतलब है कि ऐसा कोई पहले से डेवलप्ड टेस्ट है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है, उसका संबंध देखा जाता है, उसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ठीक है। और जो मेन है जिसको हम एलेबोरेटली अध्ययन करेंगे वह इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, जिसके 4 प्रकार हैं, नीचे उसमें लिखे हैं। ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम टेस्ट को दोबारा कर पाएं, वो पार्टिसिपेंट्स उपलब्ध नहीं है, या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, या टेस्ट रीटेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पैरेलल फॉर्म्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में हम करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। जो हमने एक बार एडमिनिस्टर कर लिया उसी से काम चला लेते हैं, उसी के स्कोर्स को आपस में बांट लेते हैं और उनके बीच में संगतता देख के उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी पहला है उसका। ठीक है। स्प्लिट हाफ में मतलब टेस्ट को 2 भागों में बांट देते हैं और उनके बीच में संबंध देखते हैं, उस आधार पर उसको निकालते हैं। ठीक है। पहले क्या करते हैं कि स्प्लिट हाफ में हाफ कर लेते हैं, वो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आ जाती है, फिर एक फॉर्मूला है ब्राउन प्रोफिशिएंसी का, उससे फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल देते हैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे ढंग से। ठीक है। और दूसरा र्यूलॉन और फ्लेनेगन फॉर्मूला, ये विद्वान थे, तो इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। र्यूलॉन का फॉर्मूला अलग है, फ्लेनेगन का अलग है, उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कूडर और रिचार्डसन का फॉर्मूला है, इनका एक ही है, कूडर और रिचार्डसन का एक ही है। 20 और 21 फॉर्मूला 2 है, लेकिन दोनों विद्वान के नाम एक ही साथ आते हैं। ठीक है। और जो चौथा आता है कोएफिशिएंट अल्फा, जहां पर ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते हैं, हाफ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में कोएफिशिएंट अल्फा यूज किया जाता है कि एक ही बार में पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी एक ही फॉर्मूला से निकल जाती है। ठीक है। उसमें कुछ शर्तें हैं, कैसे होती है आगे बात करें। तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है? तो आफ्टर गेटिंग द हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी बाय कोरिलेटिंग ऑड एंड इवन डिवीजन इवन मेथड ऑफ द होल टेस्ट, the Spearman Brown prophecy formula used to get the whole test reliability। ठीक है। तो क्या होता है, स्प्लिट हाफ करके आप आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल लेते हो, आप ऑड इवन फॉर्मूला यूज करते हो, या आधे शुरू के आधे टेस्ट अलग कर लेते हो। जैसे मान लीजिए 50 आइटम्स का एक टेस्ट है। ठीक है। 50 आइटम्स है, आपने 25 शुरू के ले लिए, 25 बाद के ले लिए, 2 भागों में बांट लिए। ठीक है। 25 लोगों के स्कोर वो हो गए, 25 लोगों के स्कोर, उसमें मतलब 100 लोगों से आपने भराया तो 50-50 स्कोर आ जाएंगे 25-25 आइटम पे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आपको पता चल गई, उनके बीच में आपने कोरिलेशन देख लिया। ठीक है। संबंध देख लिया, उससे आपको पता चल गया भाई हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी तो इतनी। अब लेकिन उसकी फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला लगाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है। RTT मतलब रिलायबिलिटी से होता है, फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी से मतलब होता है। इसका फॉर्मूला 2 × रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, यानी कि R। ठीक है। हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी को R लिखा गया है, कोरिलेशन भी कहते हैं इसको। और 1+ रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट, ठीक है, अपॉन 1+ रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, ये फॉर्मूला लगा के ये निकल जाएगा आपका फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी। ठीक है। पहले आप जैसे आपका 50 आइटम्स का है। ठीक है। 50 आइटम है आपके, उसमें से आपने शुरू के 25 ले लिए इधर, शुरू के 25 इधर ले लिए। ठीक है। तो आपका 2 टेस्ट स्कोर हो गए। टेस्ट रीटेस्ट मेथड में क्या होता है, अगर 50 आइटम है, इनके स्कोर हैं, और आप 100 दिन बाद करते हो, 50 आइटम इनके स्कोर आ गए, 2 स्कोर हो गए, इनके बीच में आप कोरिलेशन देखते हो, कहते हो हाँ भाई इसमें रिलेशनशिप है, रिलायबल है। आपका टेस्ट रीटेस्ट की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करते हो, इस टेस्ट को ही 2 भाग बना देते हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हो, 25 अलग कर देते हो, 25 अलग कर देते हो। अब उसके 2 तरीके हैं स्प्लिट करने के। क्या है, आप या तो शुरू के 25 ले लिया आपने, 1 से 25 और 26 से 50, एक तो ये तरीका है। और दूसरा जो ज्यादा यूज होता है ऑड इवन फॉर्मूला है, ऑड नंबर्स एक ले लिए, इवन नंबर्स अलग ले लिए, ताकि अगर उनमें कुछ कंसिस्टेंसी हो या उसमें सीक्वेंस का प्रभाव खत्म हो जाए। ठीक हो सकता है 1 से 25 तक कोई दूसरा सीक्वेंस हो, या 50 उसमें बाद में दूसरा सीक्वेंस हो, वो प्रभाव खत्म करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला को यूज किया जाता है। उससे 25-25 हो जाते हैं। इनका आपने कोरिलेशन देखा,
तो उससे हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आ गई। अब उसे फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए आप ये वाला स्पीयरमैन ब्राउन प्रोग्रेसिव फॉर्मूला लगाओगे, उससे फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी आ जाएगी, 0.6 आएगी या जो भी आएगी, ठीक है। तो उस आधार पर आपको कि हाँ भाई इसकी रिलायबिलिटी है, तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी तो ये, इसमें कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी। तो या कोरिलेशन कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक आता है र्यूलन और फ्लेनेगन का फॉर्मूला है, ठीक है। र्यूलन और फ्लेनेगन ये अलग अलग विद्वान हैं, इनके नाम। तो इन दिस टेक्निक द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरर वेरिएंस, ठीक है। एरर वेरिएंस के आधार पर इसमें रिलायबिलिटी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इन दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वी कैन गेट ए होल टेस्ट रिलायबिलिटी विद ए सिंगल फॉर्मूला। एक पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी एक ही सिंगल फॉर्मूला के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। स्प्लिट तो इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि पहले हाफ की निकालें फिर फुल निकालें। स्प्लिट तो आप दो दो तो करते हो, लेकिन आप एक ही बार में सारे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल लेते हो इस इनवैलिड र्यूलन और फ्लेनेगन फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। और जो आगे भी फॉर्मूला हैं, तो र्यूलन फॉर्मूला में क्या फायदा है? फॉर गेटिंग रिलायबिलिटी विद दिस टेक्निक द टेस्ट इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ऑड इवन और अनदर मेथड, ठीक है। ऑड इवन से या उससे हम सेपरेट कर लेते हैं, 50 है 25 हमने कर लिए इसमें भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड द एरर स्कोर इज काउंटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑड इवन स्कोर्स टू ईच अदर। तो ऑड इवन स्कोर आपस में घटा के उसमें एरर वेरिएंस निकाल लेते हैं। ऑड से इवन को घटाओगे, जो स्कोर्स आएगा वो बीच का एरर वेरिएंस हो गया। जो अंतर आया इसका मतलब एरर है, तब तो अंतर आ रहा है ना, उसको एरर वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। वो निकालने के बाद में रिलायबिलिटी निकाली जाती है। वो कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। RTT इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर नहीं हो पाया तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, अपॉन सिग्मा टी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मैंने ऊपर नहीं आ पाया तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख भी दिया है मैंने कि डी स्क्वायर है इसका मतलब और टी स्क्वायर है इसका मतलब, ठीक है। तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हो गया RTT का मीनिंग, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर मतलब हो गया वेरिएंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑड इवन आइटम्स ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट का वेरिएंस ऑफ डिफरेंस आ गया सिग्मा डी स्क्वायर, इसको वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर का मतलब वेरिएंस होता है। अब ये थोड़ा स्टैटिकल सी बातें हैं जो आपने पढ़ी होगी तो तुरंत समझोगे, नहीं तो थोड़ा सब सीखना पड़ेगा आप लोगों ने। और सिग्मा टी स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर, ठीक। एक तो टोटल स्कोर का वेरिएंस और हर पार्टिसिपेंट का वेरिएंस, उसमें से हर पार्टिसिपेंट के वेरिएंस से टोटल स्कोर के वेरिएंस को अगर आप भाग दे दोगे तो उसके बाद जो अंक आएगा उसे 1 माइनस कर दोगे तो आपका रिलायबिलिटी एक ही बार में ज्ञात हो जाती है। अब इसका कैसे निकालना है क्या है पूछना चाहोगे तो एक दिन बुक से वो भी निकाल के दिखा देंगे आप, ठीक है। आज तो ऐसे ही है, इसमें आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अब र्यूलन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है। र्यूलन और फ्लेनेगन, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में इसमें बताया है, ठीक है। वो तो उसमें था समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कहीं से वो लेके इसको बनाया, ठीक है। तो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर आप डी देख रहे हो, ठीक है। उसमें इस तरीके से इसको निकालना है। और जहाँ डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 हाफ स्कोर्स ऑफ एग्जामिनी, तो आपने एग्जामिनी लिए, उनके जो हाफ स्कोर्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस था वो डी है। और डी एस डी ऑफ दोज डिफरेंसेस, ठीक है। जो स्मॉल डी है सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इन डिफरेंसेस का एस डी क्या है वो है, और डी है एस डी ऑफ टोटल स्कोर्स, ठीक है। एक तो डिफरेंस का एस डी निकालना है, उसके बाद टोटल स्कोर का एस डी निकालना है, ठीक है। अभी थोड़ा बुक में पढ़ लेना, घर में बनाओगे तो बात समझ में आएगी। बाकी याद करने एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसके फॉर्मूला इसका आंसर निकालो, ये नहीं आता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई रिलायबिलिटी का टाइप बताओ, र्यूलन और फ्लेनेगन फॉर्मूला के माध्यम से समझाओ, ऐसे आएगा। यहाँ ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत कोई टिपिकल बात नहीं होती है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल सामान्य से कैलकुलेशंस हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, लगा के निकाल लोगे। कोरिलेशंस निकालना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। और फ्लेनेगन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ देख लो आप लोग। इसमें क्या क्या फायदा होता है, इसमें भी एक ही बार में रिलायबिलिटी निकल जाती है। फ्लेनेगन जो जिन्होंने दिया है फॉर्मूला, तो इन दिस टेक्निक्स सेपरेट वेरिएंस इज काउंटेड फॉर बोथ ऑड एंड इवन नंबर। इसमें अंतर ये होता है, उसमें तो वेरिएंस एक ही बार में सबका निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है, इसमें सेपरेट वेरिएंस निकाला जाता है, ऑड का अलग इवन का अलग।
इसमें तो ऑड इवन का एक ही बार में निकल जाता है ब्यूलन वाले फॉर्मूला में। इसमें और इसमें ये अंतर है कि सेपरेट वेरिएंस निकाला जाता है, ऑड का अलग, इवन का अलग, फिर उसमें कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एंड आफ्टर दैट द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, Flanagan's formula yields a more accurate split half reliability by taking the variance of two parts into account, ठीक है। इसका थोड़ा और एक्यूरेट माना जाता है फ्लेनिगन का बात, क्योंकि अलग अलग ले रहे हैं और अलग अलग उसको ये काउंट कर रहे हैं रिलायबिलिटी को। तो फ्लेनिगन का फॉर्मूला यहाँ लिखा R इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एस स्क्वायर ए मतलब पहला पार्ट, ठीक है, ऑड पार्ट या इवन पार्ट, ठीक है, एक पार्ट उसका एस स्क्वायर का मतलब क्या है कि एस डी स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ पार्ट ए है एस स्क्वायर ए प्लस वेरिएंस ऑफ पार्ट बी एस स्क्वायर बी अपॉन एस स्क्वायर वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर। ये भी सिंपल सी बात है, ये भी आ जाएगी आराम से। वो ए के सिंह की जो बुक है उसमें उदाहरण बताया, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, उसको एक बार करके देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्यूडर रिचार्डसन का फॉर्मूला। क्यूडर रिचार्डसन के दो फॉर्मूला फेमस है, 20 और 21। यहाँ 20 की बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपस में मिलते जुलते ही हैं ये, ठीक है। तो क्यूडर रिचार्डसन विद्वान थे दो, इनका जो फॉर्मूला फेमस है 2021 है, KR20 एंड KR21। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट इन बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें यस और नो आंसर होने, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस होंगी आपके टेस्ट में तब ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा या सही उसका यूज हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। कैसे होना चाहिए आंसर, या तो सही और गलत में होना चाहिए, राइट और रॉन्ग में होना चाहिए। ज़्यादातर किस में होता है, इंटेलिजेंस में, एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है। पर्सनालिटी और दूसरे टाइप के जो आपके ट्रेट वाले टेस्ट होते हैं उनमें यूज नहीं हो पाता है, ये याद रखना, ठीक है। So the two formulas of KR are famous in the field of internal consistency, which are KR20 and KR21. The main characteristics of these formulas is that there is no need to divide the test into two parts to use the formula. Formula points so देखिए उसमें भी यही फायदा है भाई कि दो पार्ट नहीं बनाने होते, ठीक है। इसमें ये फायदा है कि पहले वाले जो रहे उसमें पार्ट्स बनाने थे दो अलग अलग, ऑड इवन करें या जो भी करें, इसमें सीधे एक ही फॉर्मूला से हो जाता है। इसमें ये क्या कि आप हर आइटम का प्रोपोर्शन निकालते हो, इनकरेक्ट और करेक्ट रिस्पॉन्सेज का प्रोपोर्शन निकालते हो, उस आधार पर इसको आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो, उस आधार पर ही निकल जाता है। और क्या बातें जो जरूरी रखनी है, और जो टेस्ट आइटम है वो होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अंतर है उनके बातों में, स्कोर्स में जो आ रहे हैं आपके पार्टिसिपेंट्स, उनके स्कोर्स में बहुत अंतर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होता उस स्थिति में, ठीक है। और किस ढंग से होना चाहिए, एवरी आइटम शुड मीजर सेम ट्रेड इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। जो मीजर करे उस गुण का वो लगभग समान अनुपात में हो। बहुत ज़्यादा अंतर आएगा तो ये फॉर्मूला काम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तो स्प्लिट नहीं हो रहा है, दो पार्ट नहीं बन रहे, ठीक है। इनमें तो और में क्या था कि 25-25 लेते थे, इसमें पूरा एक बार ले लेते हैं। उनके बीच में कुछ तुलना करने वाली बात, कंसिस्टेंसी देखने वाली बात नहीं। और फॉर्मूला क्या कर रहे हैं कि आपस में कंसिस्टेंसी बता दे रहे हैं। ये फॉर्मूला एक ही बार में क्या देख रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स का प्रोपोर्शन देख के बता दे रहा है, सारे ही उनको एक साथ ले रहा है, ठीक है। इनमें ये अंतर है, टेक्निकल बात है। बाकी पढ़ने वाली बात जो आपसे एग्जाम पूछी जाएगी कि भाई ये कौन सी बातें जो ध्यान में रखनी है, कौन सी बातें जो ध्यान में रखी जानी चाहिए इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए, ये बात याद करनी होगी। बाकी फॉर्मूला तो कितना ही रटोगे तो, ठीक है। तो द आइटम्स ऑफ द टेस्ट शुड बी स्कोर्ड इन +1 फॉर राइट आंसर और 0 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। प्लस और 0 से अलग नहीं हो सकता है, तब ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। विच इज एप्लीकेबल मोस्टली इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट में ही होता है। राइट और रॉन्ग तो उसी में होता है ना। और उनमें तो ऑप्शंस होते हैं, पर्सनालिटी में ऑप्शन होते हैं, आप ये पसंद करते हैं और किस ढंग से करते हैं, या 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं औरों में। इसमें ये सुविधा मतलब नहीं हो पाती, इसमें इंटेलिजेंस ही होना चाहिए, राइट और रॉन्ग आंसर ही होना चाहिए, तब ये यूज हो सकता है। और KR20 फॉर्मूला जो है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम शुड नॉट बी मच डिफरेंशिएट। डिफिकल्टी लेवल आइटम्स का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल आपने जो निकाला है से 0.75 के आसपास हो या 0.65 के आसपास हो,
थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जैसे डिफिकल्टी किसी का 50 है, किसी का 0.880 है, किसी का 0.50 है, तो इसमें ये ज़्यादा यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा वो मैच हो जाएंगे ये आपके फॉर्मूला जाना, या आप अपने ढंग से जब पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। फॉर यूजिंग KR20 Q20 फॉर्मूला द टेस्ट शुड बी पावर टेस्ट नॉट स्पीड, और इसमें एक बात है कि पावर टेस्ट होना चाहिए, स्पीड टेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका उसी बात में इंटेलिजेंस का ही मेजर करे, स्पीड का या किसी और आपकी स्पीड में एक्यूरेसी का, स्पीड आपकी क्षमता का मापन न करे कि आप कितनी तेजी से किसी काम को कर लेते, इसको नहीं, बल्कि पावर टेस्ट ही होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती हैं ये ट्यूडर रिचर्डसन फार्मूला को यूज करने की, और फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके डिटेल्स जो है ये है, ठीक है। जहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट, वो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता ही होता है, n से नंबर ही होता है। और p का जो मतलब है यहाँ पर द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू ईच आइटम, ईच आइटम का प्रोपोर्शन कितना है करेक्ट रिस्पॉन्स का, ठीक है। और द Q का मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज टू ईच आइटम 1 - P, ठीक। और जो सिग्मा T स्क्वायर है उसका मतलब द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्कोर। तो इसमें जो आपका है एक तो प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज हो गया, भाई उस सिंगल आइटम में कितने लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया, एक तो उसका आप प्रोपोर्शन निकाल लेते हो, पॉइंट में कुछ में आ जाएगा, ठीक है। टेबल बनती है आइटम नंबर 1 2 3 4 50 तक, ठीक है। तो टेबल बन गई आइटम नंबर 1, इसमें रिस्पॉन्सेज आ गए लोग, अब करेक्ट रिस्पॉन्स का प्रोपोर्शन आपने निकालते गए, आइटम नंबर में 50 लोगों के रिस्पॉन्स थे, करेक्ट लोगों ने 30 लोगों ने करेक्ट किया, 20 लोगों ने इनकरेक्ट किया, ठीक है। उस हिसाब से आपने प्रोपोर्शन निकाला करेक्ट का, प्रोपोर्शन निकाला इनकरेक्ट का, ठीक। उसके बाद क्या आ गया कि वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर, उसके बाद में आपने पूरे टेस्ट स्कोर का SD निकाल लिया और वेरिएंस निकाल लिया, उससे इसको भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। ये सिग्मा P और Q है, करेक्ट रिस्पॉन्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के प्रोपोर्शन को गुणा करके यहाँ लिख दोगे P और Q, ठीक है। फिर यहाँ पर इनको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा सिग्मा PQ, ठीक है। तो सिग्मा T स्क्वायर वेरिएंस, इससे इसको माइनस कर देंगे और इससे इसको ये नीचे जो आया आपका सिग्मा T स्क्वायर, इससे भाग दे देंगे उस वैल्यू को तो आ जाएगा। उसके बाद n है, इससे गुणा करना पड़ेगा। टेबल बना के ठीक ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। टेबल के माध्यम से फिर इसको किताब में आपको समझा दूंगा दूसरे दिन, ठीक है। बाकी कोएफिशिएंट अल्फा जो है उसमें क्या खास बात होती है, ठीक है। कोएफिशिएंट अल्फा जो होता है इसमें ये खास बात है कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और एक ही बार में पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल लेता है। और वालों में क्या था, 50-50 लेने थे, स्प्लिट हाफ करना था, ठीक है। वो बात उसमें सुधर गई, ठीक। रूलर और फ्लेनिगन में वो चीज़ आ गई, उसमें 50-50 था। फिर ट्यूडर रिचर्डसन में ये फायदा हो गया कि हमने स्प्लिट हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस और पावर टेस्ट को ही हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट अल्फा का जो फायदा है, क्रॉनबेक अल्फा भी इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक ही बार में पूरे टेस्ट की लाइबिलिटी भी निकाल लेते हो और मल्टीपल चॉइस टेस्ट वाले को भी इसमें यूज कर पाते हो, जो कि AR20 और 21 में नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। कंसेप्ट ये समझ लो, बाकी निकालने का तरीका आपकी बुक्स में बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ है, उसको निकालो बैठ के तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको बता दूंगा बोर्ड में भी, ठीक है। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय क्रॉनबेक 1951 to reduce the drawback of KR formulas to make reliability testing applicable in personality other multiple choice tests, which was not possible in KR20 और KR21। कोएफिशिएंट अल्फा का एक फॉर्मूला है साहब, इसको आप देख लो। इसमें इतना ही अंतर है कि यहाँ पर सिग्मा जो D स्क्वायर है ना, उससे बस इतना यहाँ पर इस वाली वैल्यू का अंतर है, सिग्मा SD स्क्वायर, वहाँ पर था सिग्मा PQ स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर SD स्क्वायर वेरिएंस का कर लेना है जोड़, वहाँ उनके बीच में जो सही और गलत प्रोपोर्शन, सही रिस्पांस और गलत रिस्पांस के बीच के प्रोपोर्शन का जोड़ कर लेना था। यहाँ पर SD का प्रोपोर्शन, यहाँ पर SD का स्क्वायर कर लेना है, वेरिएंस का स्क्वायर निकाल लेना है
और सेम उसमें बातें लगा लेनी है तो आपको कोएफिशिएंट अल्फा निकल जाता है। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूला में लगा के आप चाहते हो कि मैं इसको बताऊं तो वो देख लेंगे। अब नेक्स्ट में बात करेंगे वैलिडिटी की। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं जो रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं।